जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे, चुन चुन करके हम सब लोगों को, निर्दोषों को जेलों में रखा। आपने कहा कि हमने बेहतर सिलेक्शन किया कैंडिडेट का, और इसलिए जो सीटें काफी सालों से नहीं जीत पा रहे थे, नारनौल और कुलाना, वो हमने जीती, जबकि पिछली बार जमानतें जब्त आई थी। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं, इसका दूसरा पहलू ये भी है, भाई इन दो सीटों की वजह से कांग्रेस की सरकार आते आते रहेगी। इन दो सीटों ने हरियाणा कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया, पूरा का पूरा माहौल बदल गया। जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला ने बोला कि कहीं न कहीं महम कांड जो हुआ वो मेरे खिलाफ कहीं न कहीं प्रचार किया गया, भाई अभय चौटाला आया, पुलिस की वर्दी पहनी, गोलियां चलाई, जबकि ये किया धरा आन सिंह डांगी का था। वो तो कह रहे कि सारा का सारा महम कांड जो किया, जो सरगना था महम कांड का, तो सारा का सारा दोष वो आन सिंह डांगी को दे रहे अभय चौटाला। लोकसभा चुनाव में बहुत सारे हिसार के नेता जो भाई जेपी ताऊ जेपी कह रहे थे, कहीं ना कहीं जैसे ही विधानसभा चुनाव संपन्न हुए वही आपके खिलाफ उतर गए। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चला गया, और ये भी कहा गया भाई एक नेता ऐसा आया, पैसे बटोर के ले गया, अपने बेटे को विधायक बना लिया और हमारा सत्यानाश कर दिया। खूब ये बातें हिसार में हुई, खूब चली। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन, और आज की हमारी पॉडकास्ट में बेहद खास मेहमान हैं हरियाणा के दबंग छवि के नेता और हिसार से चौथी बार के सांसद चौधरी जयप्रकाश साहू उर्फ जेपी जी हैं। और अगर जेपी की बात करें तो भारत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। और जयप्रकाश जेपी का जो तजुर्बा है वो बेहद ही राजनीति में जो है कई लोगों को भाता भी है और कई लोगों को खलता भी है। या फिर इस तरीके से कहें कि जेपी की जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग है वो बहुत जबरदस्त है। जो इनके समर्थक है, जो इनको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो बेइंतहा करते हैं। और जो इनको नफरत करते हैं, जो कहीं न कहीं इनको लाइक नहीं करते, नफरत की नजर से इनको देखते हैं। लेकिन जयप्रकाश जेपी की खास बात भी है कि जो जो नेता इनको रड़कते हैं उनका ये इलाज जो है समय समय पर करते रहते हैं, और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो सारे विस्तार पे बातचीत करेंगे। तो साहन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा, जिस तरीके से मैंने कहा कि आपकी एक अलग छवि है, और है ना, हरियाणा में ऐसे दो तीन नेता है, जैसे चौधरी धर्मवीर सिंह है, आप हैं, कि भाई चुनाव लड़ने का जो तरीका है ना, वो आप लोगों को बेहद बड़ा अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि आपका जो जुड़ाव लोगों के साथ है, बिना सिक्योरिटी के चलना, यानी कि आपके साथ जो सिक्योरिटी भी रहती है वो भी कहीं ना कहीं आम ड्रेस में रहती है। लेकिन हरियाणा के ऐसे ही बहुत सारे नेता तमाम लोग जानते हैं कि बहुत सारे नेताओं को तो कमांडो वाले, सिक्योरिटी, तामझाम, वो चीजें पसंद है। लेकिन आपको ऐसा कभी देखा नहीं गया। आप आम कहीं न कहीं लोगों के बीच में रहते हैं, और कहीं भी आपको चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया जाए और बिल्कुल कम समय में भेज दिया जाए, आपने ऐसे बहुत बार चुनाव लड़े भी हैं। और विकट परिस्थितियों में, एक तो होती है अनुकूल परिस्थितियां जो कि इनकी पार्टी के बराबर होती है, लेकिन खिलाफ जब कहीं की चीजें होती है, खिलाफ लहर होती है, बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा है, तो कहीं न कहीं जो छवि है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव राजनीति एक खेल का हिस्सा है। राजनीति को व्यापार व्यापार नहीं। बहुत से लोग, बहुत से परिवार राजनीति को व्यापारीकरण किए। जो राजनीति का व्यापारीकरण करने का प्रयास करेगा तो लोग उसको लाइक नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे। राजनीति जनसेवा है, और जनसेवा की भावना से यदि आप काम करोगे तो लोगों का जुड़ाव आपसे होगा। और यही एक कारण है कि मैं 4 बार मेंबर पार्लियामेंट लोगों ने बनाया हूं, 2 बार मुझे विधानसभा में लोगों ने भिजवाया जी। आज विकास है मेरा बेटा, पहले मेरा भाई था बरवाड़ा से, रणजीत सिंह। तो लोग वोट जो देते हैं, तो आपने जैसे शब्द कहा कि कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं जी, या आपको पसंद नहीं करते, भैया उनकी एक मजबूरी है, क्योंकि वो राजनीति में आगे बढ़ने के लिए जी लंबी लाइन नहीं खींचते, वो मेरे वाली लाइन को छोटी करने में लगे रहते हैं। और जो किसी की लाइन को छोटी करने का प्रयास करता है जी, तो लोगों को उसमें नफरत हो जाती है। बोला यार करदा ये कुछ नहीं, नुक्ताचीनी वाला यार। तो हमने संघर्ष किया है, मेहनत की, और लोगों के आशीर्वाद से बख्तन बेबख्तन, चाहे को कितने बड़े से बड़ा चेहरा भी हुआ, पार्टी ने आदेश दिया, या कई बार जैसे निर्दलीय भी लड़े मैं कलैत में, बिल्कुल लोकसभा भी निर्दलीय लड़ी हिसार से, तो मैं लड़ा। और एक कहावत है, जीतेगा वही जो लड़े जी।
तो राजनीति को सेवा की भावना से चलना चाहिए, न कि जिस तरीके का माहौल अब हरियाणा में है वो ठीक नहीं। जी। अच्छा, आपने कहा कि जो मेरे से ईर्ष्या करते हैं वो कहीं ना कहीं लाइन जो है छोटी करना चाहते हैं, अपनी लाइन बड़ी नहीं करते। इसका दूसरा रूप ये भी है जयप्रकाश जी, जिस तरीके से अभी हाल ही में चुनाव हुए और कांग्रेस की सरकार कहने ना कि चौखट पे आती आती वापस चली गई, तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को तो दोष दे ही रहे हैं लोग, आपके कांग्रेसी लोग भी दोष दे रहे हैं। जयप्रकाश जेपी को बड़ा उसका कारण मानते हैं। भाई जयप्रकाश जेपी ने जो है वो हुड्डा साहब को खराब कर दिया। और एक कार्टून आपने अगर देखा हो, एक कार्टून कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो कहीं की भाषण दे रहे हैं और पीछे जो है जयप्रकाश जेपी के रूप में कार्टून में कुहाड़ा लेकर खड़े हैं और उन्होंने पूरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्टून को काट दिया है। यानी कि जयप्रकाश जेपी ने जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खत्म कर दिया। देखिए, वही तो क्या ईर्ष्यालु लोग हैं। चाहे कोई कांग्रेस का, मुझे बताइए, हम 5 मेंबर पार्लियामेंट बने, 2 बाई बड़ी छोटी छोटी वोट से हारे जी। 3 इवन जिसको हमने समर्थन दिया था आप पार्टी कुरुक्षेत्र। तो जो 5 हम जीते हैं वो 5 में से कोई एक एमपी ये तो बता दे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम के बिना हम जीते हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वोट के बिना हम जीते हो। हमने पार्टी के साथ साथ भूपेंद्र का भी नाम लिया जी, तब जाकर के वोट में। जो ये 37 MLA हैं, इनमें किसी ने ये कहा कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों की वोट मुझे नहीं चाहिए या कांग्रेस पार्टी के समर्थकों की वोट हमें नहीं चाहिए। अब जयप्रकाश से परेशानी कईयों को है जी। अगर मैं, आप ये बताइए कि हमारी जो सिलेक्शन थी कैंडिडेट्स की, हमारी कैसे है? कभी भी स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के परिवार या आज के मौजूदा कुलदीप परिवार को किसी ने कांग्रेस ने नहीं हरा पाई, कोई पार्टी भी नहीं हरा, कोई आज तक नहीं नहीं हरा पाई। तो चंद्र प्रकाश जी ने हराया। उससे पहले बाई इलेक्शन मैंने लड़ा, मैं लोकसभा जीता यहाँ से। बताओ हमारी सिलेक्शन कैसे कमजोर थी। अब जहां हमारी जमानत जब्त होगी थी उकलाना में, और पार्टी जिसको कुछ लोग टिकट दिलवाना चाहते थे उनका तो बुरा हाल होता। कुछ लोग क्या, कुमारी सैलजा? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, आप दाएं बाएं क्यों कर रहे हो? पैतृक विधानसभा क्षेत्र होगा कुमारी सैलजा। नहीं, मैंने उनका नहीं पता कि किसको दिलवाना चाहते हैं, मुझे तो वो जाने। लेकिन मैं कह सकता हूं जो नाम आए थे नरेश सेलवाल के बिना, हमारा सबसे बेस्ट कैंडिडेट था नरेश सेलवाल। मैं जीता 26,000 से, नरेश जीता 28,000 से। तीसरा हमारा बहुत बढ़िया उम्मीदवार था, 54 साल से सीट खाली थी हमारी नानून, और ये फिक्सिंग की वजह से खाली रही। इस तरह का हालत था नानून में कि कांग्रेस को कैसे कांग्रेस का भट्टा बिठाया जाए। कौन लोग फिक्सिंग कर रहा था? वो लोग, जनता सब जानती है। और उसके बाद जस्सी बड़े भारी मार्जिन से जीते। उनके खिलाफ कितना दुष्प्रचार किया गया, कितना गलत प्रचार किया गया, उसके बाद भी वो जीते। तो कैंडिडेट बेस्ट थे तभी तो जीते ना। अब बात आ गई, जो मक्कड़ को टिकट दिया पार्टी ने, वो लोगों की अनुशंसा पर टिकट दिया। लोगों ने कहा हांसी से गलत टिकट तो बताओ, अब वो कुछ काम ना करे तो अलग। अब नलवा की जो टिकट थी बहुत बढ़िया टिकट थी जी। हमारे से एक आध गलती हुई, अगर उन लोगों को हम अपना ना समझते तो ईमान चुनाव जीतता। जिन लोगों का आप कह रहे हो गलती हुई, मैं सवाल करूंगा मैं, लेकिन आपने काफी हिसार की काफी सीटों का उदाहरण दिया। मैं दो पे बात करूंगा। अभी तो रह रही है। नहीं, आप बताना उकलाना और नारनौल। आपने कहा कि हमने बेहतर सिलेक्शन किया कैंडिडेट का और इसलिए जो सीटें काफी सालों से नहीं जीत पा रहे थे, नारनौल और उकलाना, वो हमने जीती, जबकि पिछली बार जमानतें जब्त होती आई थी। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं, इसका दूसरा पहलू ये भी है, भाई इन 2 सीटों की वजह से कांग्रेस की सरकार आते आते रहेगी। इन 2 सीटों ने हरियाणा कांग्रेस से तैनाश कर दिया, पूरा का पूरा माहौल बदल गया। वो तो काम करने के लोग नहीं कहते। लोग तो बड़े खुश हैं, दोनों सीटें हमने जीती। आप लोग कहते हो नहीं, लोगों की बात हम बता रहे हैं ना। ना 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 ना, लोग तो बड़े राजी। लोग बहुत खुश हुए जब जस्सी को और इसको टिकट मिला, नरेश सेलवाल को।
अरे भाई, ये तो सारा देश जाना है कि सरकार हमारी क्यों रही है। जी। ये जो 2 बैसाखी हैं, लोक दल और जेजे, आपकी पुरानी पार्टी। हाँ, हम्म। तो ये उनका काम करिए, लोगों को समझ में आ गया आगे ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन तो कह रहे हैं कि असल में तो बीजेपी की बी टीम जो है वो कांग्रेस है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, अभय सिंह चौटाला का बयान भी आया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने टिकटें जो बांटी है, कांग्रेस के जो उम्मीदवार जो उतारे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, बीजेपी के कहने से उतारे थे। वो तो बिरन के को यार, उसकी बात को कोई विश्वास करे? जिसकी बात को विश्वास ही नहीं करता, उसकी बात की क्या चर्चा करनी? आज राजनीति में उसकी बात को कोई विश्वास नहीं करता, क्या कहता है? सबने भेजा है कि अभय सिंह की सरसा में किससे फिक्सिंग थी, रानिया में किससे फिक्सिंग थी। ये बात मैं नहीं कहूंगा, उन्हें के चाचा है जो रणजीत सिंह, उसी उनसे पूछ लो, उनके घर के ही बता देंगे क्या है वो। क्यों चर्चा करते हो? उन्होंने बोला इतनी देर के लिए नहीं। अच्छा, आपने भी चौटाला साहब के साथ काम किया था, चौधरी खूब किया। देवलाल के साथ काम खूब किया था। अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से पोस्टर का जो विवाद चला, तो उसमें आपका क्या कहना? जिस तरीके से बयानबाजी हुई, जूता कहीं न कहीं जूते मारने की बात हुई, एक दूसरे को जूते का नंबर बताया गया, कैसे देखते हैं आज की मतलब राजनीति में इस तरह की भाषा? ये गलत भाषा थी और हर सबने इसकी निंदा करनी चाहिए, हर किसी को। इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और इस तरह की भाषा का इसका एक ग्रुप तो पहले भी असेंबली में भी कर चुके हैं, आदि हैं ये लोग, इसीलिए तो नुकसान हुआ। आज लोक दल का जो ग्राफ एकदम गिरा बुरी तरीके से, इन भाषाओं की वजह से गिरा। देखिए, राजनीति में अहंकार का, घमंड का कोई स्थान नहीं। जिस विधानसभा का जिक्र आप कर रहे हो, तब तो आप भी कहीं न कहीं मेंबर थे। करण सिंह दलाल के साथ जो वाकया हुआ था, आप भी विधानसभा के अंदर ही थे? हाँ, मैं विधानसभा, जब वो कहीं न कहीं जूता और गोली मारने की बात हुई, घोड़े किसी ने नहीं कही बात। नहीं इस तरह की बात हुई। नहीं, करण सिंह दलाल ने ये कहा था, जब अभय सिंह ने उनसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जूता शब्द का, तो ये कहा था कि मैं वहीं आऊंगा। और करण सिंह दलाल वहां गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, चैलेंज किया था उनको कि मैं सिरसा आ गया हूँ। ना उन्होंने चैलेंज नहीं किया, उन्होंने किया था चैलेंज। उन्होंने उनका चैलेंज करण दलाल ने स्वीकार किया था और करण दलाल वहां गए थे। देखिए, राजनीति में कोई किसी की बापोती नहीं है, कोई क्षेत्र किसी का नहीं है, कोई मालिक नहीं है किसी क्षेत्र का, कोई नेता हो। और इस तरह की धमकी कौन स्वीकार करेगा? जी। अच्छा, आप अभी कह रहे थे जेपी जी कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ लोगों को टिकटें नहीं देनी चाहिए थी, या फिर टिकट देने में भूल हुई, या फिर उन लोगों ने काम नहीं किया। लोकसभा चुनाव में बहुत सारे हिसार के नेता जो भाई जेपी ताऊ जेपी कह रहे थे, कहीं ना कहीं जैसे ही विधानसभा चुनाव संपन्न हुए वही आपके खिलाफ उतर गए। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चला गया, और ये भी कहा गया भाई एक नेता ऐसा आया, पैसे बटोर के ले गया, अपने बेटे को विधायक बना लिया और हमारा सत्यानाश कर दिया। खूब ये बातें हिसार में हुई, खूब चली। कोई परेशान आदमी इस तरह की बात करता होगा, तरह तरह के लोग होते हैं, कई बार फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की बातें हो जाती हैं। नहीं, जो जयप्रकाश आज से 37 साल पहले इसी धरती से एमपी बना, बिल्कुल, जब बहुत से लोग तो राजनीति का ये भी नहीं कि बेरा था उस जमाने में क्या थी, और उनको ईर्षा है। मौका चुके फलानी गावाड़ पता, समझ गया? आखिर क्या वजह रही जो जयप्रकाश जेपी चुनाव के दौरान उनको देवता नजर आ रहे थे, उसके बाद राक्षस नजर आ रहे? वो तो उन्होंने पूछ लिया, उन्होंने क्यों करा? क्या जी, वो तो उन्होंने पूछ लिया, मुझे क्या? अच्छा, कुमारी शैलजा का आपने बयान सुना होगा, हालांकि बहुत सारी मीटिंगें होली, दोबारा से संगठन बनने लग रहा है, लेकिन कुमारी शैलजा ने जिस तरीके से खुलकर चुनाव के बाद जो बयान दिया, हिसार में ही बैठकर बयान दिया कि जो मेरे साथ गलत हुआ वो मुझे भी पता है और पूरे हरियाणा को पता है, लेकिन मैं विधानसभा चुनाव में चुप रही, अगर मैं बोलती तो उसका नुकसान पार्टी को होता। वो तो वही जाने भी, मुझे क्या पता, उनसे पूछू, मैं क्या बताऊं? नहीं, आप क्या गलत किया कांग्रेस के साथ? मुझे क्या पता, वो तो वही बताएंगे। आपकी पार्टी मीटिंग हुई थी राहुल गांधी के सामने चुनाव के बाद, सारी की सारी बातें वहां हुई थी? नहीं, फिर हमने तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, हमने तो पता नहीं, शैलजा जी से पूछो वहां क्या आपके हुआ? सामने कोई ऐसा झगड़ा हुआ ना, था, वहां ना, कोई बात हुई थी? ना, हमारी मीटिंग में कभी आपस में किसी भी नेता का एक दूसरे से झगड़ा नहीं। अच्छा, जिस तरीके से काफी सालों से कांग्रेस का संगठन नहीं है, हालांकि आप कांग्रेस में आते रहते हैं जाते रहते हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई जयप्रकाश जेपी का ना, जैसे मैं शुरू में बता रहा, स्वभाव बड़ा जबरदस्त है। वो कह रहे हैं कि अब जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लगे हैं,
और जयप्रकाश जेपी जैसे मौसम वैज्ञानिक होता ना, तो राजनीतिक वैज्ञानिक है। जब जेपी को ये लगा कि भाई आगामी जो चुनाव होने हैं किसका माहौल बनने जा रहा है, तो सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गाली बकना जयप्रकाश जेपी शुरू कर देंगे। उन छोटी सोच और मंदबुद्धि के नेताओं को बताना चाहता हूं, जो अपनी असफलता को छुपाने के लिए, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इस तरह का प्रचार करते हैं। 2014 में कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया और उसके बाद कलायत विधानसभा क्षेत्र के बहादुर मतदाताओं ने मुझे जिताया जी। और उस वक्त तो सबने मेरा जम के विरोध किया, सारी पार्टी मेरे खिलाफ थी, कोई नाराजगी की बात भी जम के जी। और मैंने भी छुट्टी कर दी थी, मैं बचकर करा दो, क्या कहते फिर कह दो आजाद लड़ूंगा। मैं जीता। अगर जयप्रकाश लालची और उन लोगों की तरह स्वार्थी होता तो मैं सरकार का समर्थन करता। मैंने सरकार का समर्थन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैं चरित्र, आचरण और व्यवहार सिस्टम जानता हूं। मैं किसान का, मेरे वर्ग से आता हूं, किसान वर्ग से आता हूं। ये सैद्धांतिक तौर से किसान के खिलाफ, तो मैंने समर्थन नहीं किया। मैंने कांग्रेस का समर्थन भी नहीं किया। एक दिन नेता प्रतिपक्ष कहने लगे कि जयप्रकाश जी आप सरकार का समर्थन करते। उस वक्त नेता प्रतिपक्ष, ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं जी, असेंबली। मैंने कहा नहीं, मैं समर्थन नहीं करूंगा। बोला अगर कांग्रेस का करते हो, मैं कांग्रेस मेरी टिकट काट दी, क्यों करूं? वहां मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन करता। उस वक्त मेरा क्या लालच था, मेरी तो टिकट कटी थी और मुख्यमंत्री थे हुड्डा साहब, मैंने बकी क्या गाड़ी। लेकिन वो तो आपके खिलाफ प्रचार करने भी नहीं आए ना कलायत में, जब आप निर्दलीय लड़ रहे थे। राहुल गांधी ने जब उनको बोला, मुझे ही नहीं पता बोला नहीं बोला, तो वो बताएंगे, मुझे क्या पता क्या बोला। लेकिन ऐसा वाक्य हुआ था ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके खिलाफ जो है कलायत में प्रचार करने नहीं गए। मुझे नहीं पता, अब उनसे पूछ लो गए कि नहीं गए। अब लोग तो ये भी प्रचार करते हैं कि बीजेपी के खिलाफ बड़े बड़े नेता उसके खिलाफ को नहीं आते। मैं क्या करूं? मेरा कसूर है? ये कसूर उन लोगों का है जो समय रहते पार्टी के साथ दगा करते हैं, पार्टी के साथ धोखा करते हैं, और फिर वो बात जनता में फ्लैश हो जाती है। और जनता में फ्लैश हो जाती है, अपना सिस्टम को बचाने के लिए दूसरे को आरोपित करते हैं। ये समाज की पुरानी आदत। अच्छा, आप कह रहे जो लोग दगा करते हैं, मतलब एक तो ना हाई कमांड, बहुत सारे नेता हैं आपकी, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी संगठन के हो, वही की बात कहते हैं कि अगर कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ कोई जाता है, खिलाफ गतिविधि करता है, एक ही बात कहते हैं कि पार्टी हाई कमांड देखेगा। लेकिन यहाँ तो जयप्रकाश जेपी वन मैन आर्मी है, हाई कमांड भी खुद ही जेपी है, जेपी हाई कमांड है। अगर किसी ने जेपी के साथ दगा, ठगी या धोखा कर दिया तो जेपी उसका मतलब इलाज कर देते हैं तुरंत। नहीं, मैं किसी का नहीं करता ना, मैं इलाज करनी कौन हूं। जनता जानती है, जनता करती है, भगवान और जनता। आदमी कोई किसी का इलाज नहीं कर सकता। और मेरी वन मैन पार्टी को, मैं पार्टी का अनुशासन सिपाही। पार्टी ने मुझे कहा आदमपुर लड़ो, मैं आदमपुर लड़ा। पार्टी ने कहा लोकसभा लड़ो, मैं लोकसभा लड़ा। तो पार्टी जो आदेश देती है मैं वही करता हूं। अब वो लोग अगर मेरी मेहनत को, मेरी ईमानदारी को, मेरी चरित्रवानता को अगर कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता तो मेरे के इलाज है। मैंने एक बात कही थी 1989 जी, के लोगों, मेरा चरित्र, मेरा आचरण एक लट्ठे के, सफेद लट्ठे के समान, सुई बराबर भी दाग लगे मैं इस्तीफा दी। जी, आज तक को दाग लगे बताओ। मेरे खिलाफ कितने दुष्प्रचार किए हैं लोग। जेल में तो बहुत गए आप, बहुत मामले दर्ज हुए। हाँ, फिर जेल में तो फिर बताऊंगा अभी जी। फिर जिन्हें जेल पे ज्यादा पाया कड़िया हैं के, बताइए, डिटेल से बताइए। मेरे खिलाफ एक हमारे कुछ लोगों ने किडनी कांड में मेरा नाम जोड़ दिया। मैंने सीबीआई से इंक्वायरी करवाई, सरकार होते हुए, अपनी सरकार, मेंबर पार्लियामेंट होते हुए। मैंने कहा सीबीआई से जांच कराओ, ये गलत लोग हैं जो मेरी लोकप्रियता से परेशान है, मेरा नाम ले रहे हैं। मेरा लेना देना नहीं किडनी कांड से। उसमें 15 दिन में रिपोर्ट आएगी कि ये जयप्रकाश नहीं है,
वो दूसरे दल का जयप्रकाश है, जेपी है, जी। जिसने अपनी बहू की किडनी का इलाज कराया। मैंने कह रहा झूठे लोग हो, किडनी का तो पीरा पैट जब मैंने कढ़ाई मेरी कराड़ी की किडनी चेक कर लो, मेरे मोबाइल चेक कर लो। मेरे खिलाफ आरोप लगाया जयप्रकाश दारू पी के और जुआ खेलने में तो न्यूबिन बिरा ताश किए हुए, वो मेरे से परेशान थे। पंखे भी चोरी किए। अभी आप डटा तो रो। फिर मेरे खिलाफ कई बार यह प्रचार कराया कि वो परेशान है बेचारे। बोला जेपी तार काट के टेलीफोन करे, बता भाई मोबाइल में तार हुआ है, और जो तार निकले से जुड़ जाएगी जेपी पे बॉडी। ये कौन लोग हैं जो टेलीफोन का स्विच ऑफ रखते हैं, जनता से दूरी बना के रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, घमंड में रहते हैं, पैसे के बलबूते पर राजनीति करना चाहते हैं। उनको लोग पसंद नहीं करते और जयप्रकाश लोगों की पसंद है, इसलिए अब वो मुझसे परेशान है। अब पंखा चोरी क्या हुआ, फिर चौटाला सरकार का ध्वस्त हुई ना, एक पार्लियामेंट नहीं जीत पाए, 67 कांग्रेस ने। ये मेरे साथ अकेले के साथ अन्याय नहीं किया था, आनंद सिंह डांगी के साथ अन्याय किया, कर्ण सिंह दलाल के साथ चौधरी ओम प्रकाश ने अन्याय किया। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे, चुन चुन करके हम सब लोगों को, निर्दोषों को जेलों में रखा। तेजिंदर पाल मान के साथ ऐसे किया। तो भाई बुरा करोगे तो भुगतोगे, मैं उसमें क्या करूं। अगर कोई मेरी लोकप्रियता से परेशान है तो उसने मेरी बुराई करने की बजाय अपने को और आगे बढ़ाना चाहिए, मुझसे आगे चल अच्छा काम करना चाहिए ताकि उनकी लोकप्रियता बढ़ जाए। आपने जिनका नाम लिया कि भाई मेरे खिलाफ झूठ बोलते भाई जेपी तो तार निकाल नाम देता है किसने फोन ले की। दिया? मैं बता रहा हूँ ना, आपने जिनका वाक्य किया वो हिसार में भी आए थे। मैं अजय सिंह चौटाला की बात कर रहा हूँ। पता नहीं कौन अजय है, सिंह नाम चौटाला नहीं ने, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, अजय सिंह चौटाला ने बोला कि जयप्रकाश जेपी तो राजनीति में मेरा पैदा किया हुआ और जेपी से झूठा आदमी कोई नहीं है। वो तो आपको खुल के बोल के गए। अजय सिंह चौटाला ने बोला कि जयप्रकाश जेपी तो राजनीति में मेरा पैदा किया हुआ और जेपी से झूठा आदमी कोई नहीं है। वो तो आपको खुल के बोल के गए। अच्छा केवल मना है कि जो जयप्रकाश जेपी है वो मेरी पैदाइश है राजनीति की, राजनीति में मैं लेके आया जयप्रकाश जेपी को। अजय चौटाला हिसार में बोल के गए। जो कर तो लिया है, उन्होंने तो पूछ लिया है कि खा पी रहा था, वो तो क्या खा के आया आप ज्यादा रहे उनके परिवार के साथ, ये आपको पूछ बेहतर। लेना नुको अजय सिंह तो क्या खा के आया था। उस दिन तूने एक बात कही, भैया जयप्रकाश जब लड़ रहा था जी। ये लोग राजनीति में कहीं, जयप्रकाश जब एमपी बना ये लोग तो कहीं नहीं थे, ये परिवार में काम करते थे, सामाजिक आदमी थे। जयप्रकाश जब हरियाणा प्रदेश युवा लोक दल, हरियाणा प्रदेश युवा जनता दल का अध्यक्ष बना, जयप्रकाश ने जब सैकड़ों साथियों के साथ इलाहाबाद में वीपी सिंह जी के लिए काम किया, ये लोग तो कहीं राजनीति में नहीं थे। और हिसार तो इस बात का गवाह है, थे कहां, बाकी बागले का मुंह है कि मैं कह दूं, इसलिए तो भुगत रहे हैं, बड़ी बोल बोलना है जी। इसलिए जनता इनको पसंद नहीं कर रही कि बड़े बोल बोलते हैं, हैसियत उतनी है। आपने आनंद सिंह डांगी का नाम लिया बीच में, जेपी जी, जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला ने बोला कि कहीं न कहीं महम कांड जो हुआ वो मेरे खिलाफ कहीं न कहीं प्रचार किया गया, भाई अभय चौटाला आया, पुलिस की वर्दी पहनी, गोलियां चलाई, जबकि ये किया धरा आनंद सिंह डांगी का था। वो तो कह रहे कि सारा का सारा महम कांड जो किया, जो सरगना था महम कांड का, तो सारा का सारा दोष आनंद सिंह डांगी को दे रहे अभय चौटाला। गलत, मैं उस वक्त चौधरी ओम प्रकाश के साथ था, एमपी था। क्या वाक्य होता थोड़ा सा, चीफ मिनिस्टर नहीं, डांगी का कसूर, क्योंकि आपसे बेहतर कौन बताया, आप बताइए। आनंद सिंह डांगी का कोई कसूर नहीं था। आनंद सिंह डांगी उस वक्त के लोकदल का एक बढ़िया सिपाही के रूप में, चौधरी देवलाल के एक सहयोगी के रूप में काम कर रहा था, और वो एसएस बोर्ड था उस वक्त, उसके चेयरमैन थे। और जिस तरीके का उनका साथ व्यवहार हुआ उसकी अहंकार में मरे सारे। मैं अहंकार तो ले बैठा जी। बल्कि हमारे नेता तो चाहते थे कि स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, मास्टर हुकुम सिंह आज इस धरती पर नहीं आए, अशोक अरोड़ा जीवित है, आप अशोक अरोड़ा से पूछ लेना। 1990 का बाई इलेक्शन वो ये चाहते थे कि भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थानेसर से लड़े, यहां पर आनंद सिंह डांगी को टिकट दिया जाए।
इन्होंने चौधरी देवीलाल को चिताड़े में बहुत काम किया था, लोकदल में बहुत काम। जी तो इसके बीच में क्या गलती भाई? न्यूनतम टिकट दो नहीं, आजाद लड़ ले, फिर उसने आप शब्द कहो, ये तो गलत बात है। क्यों क्यों किए गलत काम भाई? हार जीत लाग रही है, हार के स्वीकार कर लो। मतलब काफी लोग मारे गए थे। तो क्योंकि आपकी तो उस तरह की शैली रही है ना। अच्छा, एक वाक्य मैं और पूछना चाहूंगा, आप आप बताइएगा कौन सा सन है कि एक इस तरह का विवाद भी हुआ था कि आप और ओम प्रकाश चौटाला दोनों एक दीवार के बीच में, शटर के बीच में फंस गए थे और दोनों साइड से लोग, मतलब तो बड़ी मुश्किल, दोनों की ही जान बची थी, ऐसा कुछ हुआ था? नरवाना बाई इलेक्शन, क्या था वाक्य, क्या? नरवाना जनरल इलेक्शन जी 96 में 96। मुझे दबाने का प्रयास किया। मेरे खिलाफ अहंकारी लोगों ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर, तो लोगों ने मेरे अपमान का बदला लिया, हरा दिया। नहीं, वो फंसने की क्या स्थिति थी बीच में, कैसे? फंस गई, न्यूनतम उनके ऊपर कराएगी, न्यूनतम मारे आगे, ला 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 होगी, बेटा ने शटर खींच दिया, मर गए होंगे। अच्छा, बड़ी मुश्किल बाहर निकले, इस तरह का वाक्य हुआ। अच्छा, जिस तरीके से पानी को लेकर जो विवाद पहले चला कुछ दिन पहले, हालांकि उसके बाद जो अगला जो सेशन शुरू होता है तो पानी जो छोड़ दिया जाता है वो छोड़ भी दिया, लेकिन उसका श्रेय कहीं ना कहीं लोकदल की तरफ से लिया गया। लेकिन बड़ी बात क्या है, आपने पहले भी कई बार बयान दिया, आपने बहुत बड़ी बात ये कही कि लोकदल पार्टी जो थी कहीं ना कहीं इन्होंने ही विरोध किया था, जबकि एसवाईएल आ जाती। लेकिन अगर हम लोकदल की बात करें, लोकदल तो ये कह रही है कि अगर पानी के लिए, अगर एसवाईएल के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी तो हमारी पार्टी लड़ी है। झूठ झूठ। 17 या 25 जुलाई 1985, उसी टाइम से की बात एग्जैक्ट डेट याद जी। राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड लगा, और राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड के खिलाफ स्वर्गीय चौधरी देवीलाल और डॉक्टर मंगल सेन जी के नेतृत्व में आंदोलन जी, उसमें दोनों पार्टी, लोकदल और बीजेपी अलायंस मिल के लड़ाई लड़ी और नहर का काम रुकवाया। अगर उस वक्त नहर का काम ना रुकता तो आज ये दिन हमें बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। केवल सत्ता हासिल करने के लिए शासक है, जैसे आज की मौजूदा सरकार कर रही है, चुनाव के लिए तरह तरह की ड्रामे हो रहे हैं, ऐसे उस वक्त हुआ। आप ये बताइए कि राजीव लोंगोवाल कोड को लेकर के कांग्रेस पार्टी कोर्ट में गई जी, और मुझे याद है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे संसदीय दल के नेता थे। 9 सीट हमने जीती थी, एक बीजेपी में, लोकदल का कहीं कोई आया नहीं था। हमने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में लिख दिया, हमने चिट्ठी लिखी, उस पर तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला या लोकदल के लोग तो हमारे साथ गए नहीं थे, वो तो कांग्रेस गई थी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम लोग गए थे। जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर आया और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि केंद्र सरकार नहर खुदवाओ, तो मैं लोकदल के लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये वही हिस्सा है जो राजीव लोंगोवाल कोड में हमें मिला था, ये उसका विरोध क्यों नहीं करते? हम कौन मान गलती। अब उस राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड के पक्ष में जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वही डिमांड लोकदल कर रहा है और उस वक्त विरोध कर रहा था। अगर उस विरोध ना करता तो नहर खुद जाती। अब उसका सम्मान क्यों करे भाई? फैसला सही था, ये तो वही काम हो गया जो बफोर्स ले था ना स्वर्गीय राजीव गांधी जी। आज बफोर्स को सबसे बढ़िया मानते हैं, उस वक्त विरोध कर दिया। राज लेने के लिए मेहनत और संघर्ष और त्याग को के नाम से लेना चाहिए, न कि इस तरह के ड्रामेबाजी। अच्छा, मैं देख रहा था आपकी बहुत सारी क्लिप मैंने देखी। 89 में आप जैसे पहली बार एमपी बने, मतलब 37-38 साल की हम बात करें, मतलब ऐसा कोई खास किसी पंडित ने बता रखा है या कुछ खास वजह है कि जयप्रकाश जेपी जितनी बार भी आप चौथी बार यानी कि मेंबर बने हैं लोकसभा के, मतलब पजामा कुर्ता ना के और आपने यानी कि जब भी जाते हो पैंट शर्ट में ही जाते हो, पजामा कुर्ता पहन के लोकसभा में नहीं जाते, मतलब कोई खास वजह है? ना कोई खास वजह नहीं, पैर क्यों नहीं, लेकिन ये 37 सालों में मतलब तो गलत चीज तो पैर के अंदर चीज तो सही है। नहीं, वो ठीक है, बट जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो मैंने नोट किया, ऐसा सच में है? नहीं, हाँ मैं पैंट कमीज पहनता हूँ, हाँ माड़ी बात नहीं, ठीक है,
लेकिन ये देखो ना, कितने पहले से आप कुछ ना कुछ तो सोच के पहनते होगे ना। ना ना अमूमन तो आप पजामा कुर्ता है, क्योंकि पॉलिटिशियन जो है वो पजामा कुर्ता। वैसे ही पहन लेता हूँ, वैसे। ठीक है। अच्छा, मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करूं, जिस तरीके से कुछ दिन पहले जो चीजें चली, हालांकि जितनी भी तमाम विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने एक सुर में कह दिया था कि हम कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के साथ हैं, वो अपना अच्छे से कार्रवाई करे। लेकिन उसके बाद जो जो चीजें हुई, तिरंगा यात्राएं निकाली गई और जिस तरीके के बयान दिए गए, मैं हरियाणा के राज्यसभा सांसद राम जांगड़ा की बात करूं, मध्य प्रदेश के नेताओं की बात करूं, जिस तरीके से बयान जो कहीं ना कहीं दिए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? क्या कहाँ नाम ले दिया, मेरा मूड खराब कर दिया। शर्म आनी चाहिए हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के नेता के रामचंद्र जांगड़ा हरियाणा से जाते हैं। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आज तक तो इस्तीफा होना चाहिए, तो पार्टी से सस्पेंड करने चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने किस तरह का बयान दिया, पार्टी ने एक्शन नहीं लिया, माननीय न्यायालय ने उनके खिलाफ क्या किया, क्या हुआ? कुछ भी। ना तो इस रोज न्यायालय को मानते, ना ये उच्चतम न्यायालय को मानते, ना ये अधीनस्थ न्यायालय को मानते, ना ये जनता को मानते, ना ये संविधान को मानते, तो किस चीज को मानते? यही तो हमने कहा था 2024 में लोकसभा के चुनाव से पहले के लोगों, इन्ना राज्यो ने संविधान भी बदलते, और बदल देते संविधान अगर भाजपा की अकेली की सरकार आती। मैं धन्यवाद करता हूं इस देश की जनता का कि 400 की बजाय 235 सीट दी, बहुमत नहीं मिला, वरना संविधान बदलने में कसर छोटी है। मनमर्जी ताना चाहिए, खुद जो मर्जी बोले। अब राज धर्म, राष्ट्र धर्म, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता कहां गई जब इनके नेता इस तरह के गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? आज सुशासन कहां गया कि बीजेपी का एक नेता सोफे पे बिठा करके नेता भी निकालिए करता जी। अरे के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस से माफी मंगवाए, यही सुशासन है? यही सुशासन है? डिप्टी स्पीकर, एक क्लास वन अधिकारी बिजली बोर्ड को जो दलित समाज से आता है उसकी बाजू पकड़ करके उसको अपमानित करे और सरकार ये आदेश दे कि कब्जे खाली कराओ। हिसार में तो गरीब लोगों की रेडी पलटती, ये सुशासन है इनका? या तो ये बहुत फ्रस्ट्रेशन में आएगी, क्योंकि जिस तरह एरोड्रम में फंस गए, अब लॉ एंड ऑर्डर में फंस रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यानी कि आप सुन के हैरान रहोगे, एक ग्रांट आती है सरपंचों की जी, वो ग्रांट न्यारी, बुरा हाल है विकास का, फंड नहीं है। आज ही आए थे सरपंच मेरे पास, क्या प्यासी पूछी पता नहीं क्या ग्रांट थी जी, वो आई नहीं, पैसा कहाँ है? सड़क टूटी पड़ी है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, नहरों में पानी नहीं, तारों में बिजली नहीं, पावर हाउस खाली, दफ्तरों में जाओ कर्मचारी नहीं, सड़कों की बुरी हालत। तो प्रदेश कहाँ खड़े है? जेपी जी, आपने डीएसपी का जिक्र किया, वाकया कुछ दिन पहले जिस तरीके से हुआ कि माफी मंगवाई, उसके बाद तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो बयान दिया कि कहीं ना कहीं वो कर्मचारी की, अधिकारी की जो गलती थी उन्होंने ध्यान नहीं दिया प्रोटोकॉल का कि किस तरीके करना चाहिए था। लेकिन ये तो उन्होंने कोई गलत किया तो माफी मंगा ली गई, लेकिन उन्होंने कहा कि दूसरा वीडियो एक और जो वायरल हो रहा था उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और साथ के साथ नायब सैनी ने ये भी कहा कि पहले की सरकारों में कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों के कपड़े उतरवाकर धूप में खड़ा कर दिया करते थे। देखो वो क्या कहा, मैंने ये सुना तो है, लेकिन गलत कह रही है मुख्यमंत्री। एक ही टाइम में आरएस यादव का अपमान किया था, एसपी थे लोकदल के राज में, लोकदल वाले आज भी संकार की सजा भुगते इन पर लोग विश्वास नहीं कर, घर बैठे ना जी। अगर उन्होंने गलत काम किया तो लोगों ने प्रजातंत्र में उनको सजा दे दी, भाजपा भी ये गलत काम करेगी? फिर सुशासन कहाँ है, अनुशासन कहाँ है? अगर मुख्यमंत्री जी इस बात को सही मानते हैं तो सारे हरियाणा की जनता ने घोर निंदा करनी चाहिए। किसी भी कर्मचारी अधिकारी के काम में बाधा डालना ये संविधान का उल्लंघन है, इसलिए तो कह रहा हूं बच गए, ये संविधान बदल। ये थी अधिकारियों की बात, आपने 2-3 अधिकारियों का वाकया किया, लेकिन उसके साथ मैं कांग्रेस के नेताओं की बात करूं। पिछले दिनों अलग अलग जगह पर और बड़ी मुख्य जगह पर जो घटनाएं हुई,
मैं रोहतक की बात करूं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और डीसी के बीच में जो कुछ हुआ वो आप सबने देखा। मैं कुरुक्षेत्र की बात करूं, आपकी ही पार्टी के सीनियर नेता है, विधायक अशोक अरोड़ा, उनके साथ जो हाथापाई हुई। आप हिसार में बैठे हैं, हिसार की बात करूं, आदमपुर से जो विधायक है चंद्र प्रकाश, उनके साथ जो कहीं की बात, मतलब ये जो चीजें घटनाएं घट रही हैं, आप कैसे देखते हो प्रजातंत्र में? ये डिप्रेशन भाजपा का कि बाई डिफॉल्ट बहुमत मिल गया, बीजेपी जेजेपी वाले ने काम डोब दिया, वोटों का बंटवारा कर दिया, इन्हें बहुमत मिल गया, सरकार चलाने के काबिल नहीं है। और फिर अहंकार आ गया, बोला ना खाता ना बही, मालिक जो कहे सो सही। वो काम आज हरियाणा प्रदेश की सरकार कर रही है। वरना आप ये देखिए, एक मेंबर पार्लियामेंट जी। जो दिशा का चेयरमैन, डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरी और प्रोटोकॉल में मेंबर पार्लियामेंट देश के कैबिनेट सेक्रेटरी से ऊंचा है जी। और उसका सम्मान ना किया जाए एक प्लान स्कीम से, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को? उनका तो परदादा लग गया था लड़न भाई, लड़ते लड़ते उड़े लगा लिया उनको ऊपर। इससे सरकार की किरकिरी। आप भी बुरा मानते होगे कि इस तरह का प्रोटोकॉल का ख्याल रखना चाहिए? नहीं होना चाहिए, प्रोटोकॉल तो सबका निभाना चाहिए, सबको निभाना नहीं निभाया तो सरकार की किरकिरी। जिस तरीके से अनवांटेड लोग म्युनिसिपल काउंसिल में कुरुक्षेत्र गए, ये गलत था। और चिट्ठी आने के बाद, कहने के बाद भी नहीं सरकार मानी। सरकार का अहंकार, गलत किया। सीनियर नेता है वो, और उनकी तरफ कितने आप शब्दों का इस्तेमाल किए। इसी तरीके से हाँ, चंद्र प्रकाश जी, जिस तरीके से बीजेपी के विधायक ने उनका अपमान करने का प्रयास किया, भुगतेंगे। सारा बैकवर्ड, सारा दलित समाज, सारा किसान समाज, सारा कर्मचारी, सारा व्यापारी, देखना केक बनाओगे इनका। अच्छा जेपी जी, आखिरी में हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरीके से प्रसारित कर रही, क्योंकि बहुत सारी चीजें कहती रहती है, आपने काफी चीजें तो गिना दी उनकी। अब कहीं की बात कर रहे कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। आप चौथी बार के सांसद है, 2 बार आप विधायक बन लिए, अभी आपके बेटे विधायक हैं, भाई विधायक बन लिए, मतलब ये भी एक बड़ी बात है। जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि जयप्रकाश जेपी के विरोधी भी है, लेकिन जयप्रकाश जेपी की खास बात ये भी है कि जयप्रकाश जेपी किसी बड़े परिवार से, यानी कि आप किसी पहले कोई आपका परिवार रहती रहा नहीं, आपने बड़े बड़े परिवार टक्कर ली और इतनी बार मेंबर, ये बहुत बड़ी बात है। जो भी तो परेशान है। हाँ, जो रजाई में भी मना कर दे रहा हूँ, बड़े बड़े बाहर नहीं दे सकते, जनता पकड़ लेगी उन्हें। तो जो मैं कह रहा हूं कि अनुभव आपका बहुत ज्यादा है, तजुर्बा आपका है, तो एक देश एक चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक देश एक चुनाव कोई गलत नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि देश की आजादी के बाद जब असेंबली और पार्लियामेंट हुए थे, उसके बाद कई बार टूटती रही सरकार। हमने उसमें भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा जी। हमें उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कई चीजों की, कि भी मान लो अब यहाँ सरकार असेंबली बन गई हरियाणा, देश में पार्लियामेंट बन गई, हरियाणा सरकार किसी कारण से गिर गई जी, तो अब जो उसका समय बचा उसका क्या होगा? ठीक है ना जी। उस पर हमने कोई न कोई संशोधन करना। अब जैसे जिस दिन हम मान लो पार्लियामेंट होगी 2029 जी, 10-12 स्टेट ऐसी हैं 2029 के आसपास चुनाव 6 महीने आगे 6 महीने पाछे उनका चुनाव होगा, क्या है याद नहीं। लेकिन जो बची हुई है स्टेट है, उनके लिए भी हमने अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो बहुत से इश्यूज हैं जी। और हमने ये भी देखना पड़ेगा कि भाई अगर किसी का समय बच जाए, रह जाए, वहां कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करना है। देखो, बिना सरकार के तो कोई देश और प्रदेश नहीं रह सकता। बिल्कुल। तो ये चीजें आएंगी। फिर इसमें जाति जनगणना भी आ गई। ये तो प्याज भी खा लिए और सजा भी भुगत ली बीजेपी ने लोगों की, और फिर मानना पड़े जाति जनगणना। अब जाति जनगणना भी आएगी, फिर महिला रिजर्वेशन का इशू भी आएगा, सारे चीज 29 में सारे इशू आएंगे। अब देखो सरकार क्या करती है। अब तो बाल सरकार के पाले में है, सरकार क्या चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश सारण जी बातचीत करने के लिए। तो ये थे सांसद जयप्रकाश सारण जेपी,
और तमाम की तमाम बातों का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। जो इनका अंदाज भी है, हमेशा ये कहीं न कहीं खुलकर, बिना दबे, बिना रुके, बिना डटे जो है ये जवाब देते हैं। और जयप्रकाश जेपी के जवाब जो हैं वो आखिर आपको कैसे लगे, और जयप्रकाश जेपी ने जो बातें बताई है, चाहे पुरानी बातें हों या फिर कहीं न कहीं मौजूदा समय की बातें हों, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? हमारा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।